गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 19 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में रहे। पहला ही देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ईपीआई यानी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें इस बार इंडिया को 176वां स्थान मिला है। बात करें इसमें फर्स्ट या टॉप किसने किया है, तो जो बाल्टिक नेशन है आपका एस्टोनिया, एस्टोनिया ने इसमें पहली रैंक हासिल की है। कौन इसको जारी करता है? येल यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 देशों में से 176वीं है, तो इसमें काफी नीचे रैंक इंडिया करता है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले मामूली सुधार कर पाया है। इसको येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया गया, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन यानी आपका एयर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी और एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। तो इन तीन को मिलाकर ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स निकल कर आता है। एस्टोनिया इस स्कोर में शीर्ष पर था क्योंकि उसने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके पर्यावरण की रक्षा में सबसे अधिक प्रगति की थी। तो इन्होंने काफी ज्यादा अपने जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें कटौती की है। कल मैंने एक और ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपको पढ़ाया था। अभी जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसके बारे में एक ग्लोबल अध्ययन आया है, उसमें यह कहा गया है कि भारत वैश्विक स्तर पर सेकंड रैंक पर है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में। फर्स्ट रैंक है चाइना की। चाइना लगभग 16% का वैश्विक शेयर रखता है नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशन में, और इंडिया का लगभग 11% का शेयर है वैश्विक लेवल पर। इसके अलावा कुछ और जो अभी इंडिसेज या सूचकांक चर्चा में रहे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। इसमें भारत की 129 रैंक है। भारत पहले इसमें 127वें स्थान पर था, इस बार 2 रैंक फिसलकर नीचे आ गया है। इसको टॉप किया है आइसलैंड ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें 180 देशों में भारत की 159वीं रैंक है। इसको आरएसएफ, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, ये फ्रेंच नेम है लेकिन जो इसको इंग्लिश में बोला जाता है वो बोला जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसको जारी करता है। नॉर्वे की रैंक इसमें 1 है और डेनमार्क ने इसमें दूसरी रैंक हासिल की है। एक प्रश्न और बनता है कि जो प्रेस फ्रीडम डे है वो कब मनाया जाता है? प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार जो दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रही? जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। याद रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित इस बार थीम थी। जो विश्व प्रेस फ्रीडम का सम्मेलन था जहां पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है वो कहां पर आयोजित किया गया था? तो चिली की राजधानी सैंटियागो में, सैंटियागो में ये फंक्शन आयोजित किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, उसकी बात हो रही है। भारत 134वें स्थान पर है। इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। इसके अलावा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये जारी करता है यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एसडीएसएन। इसमें भारत की 126वीं रैंक है। इसको टॉप किया है फिनलैंड ने। तो ये कुछ हमारे अभी सूचकांक थे जो चर्चा में रहे। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए, T20 विश्व कप में ऐसा करने वाले न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर है लॉकी फर्ग्यूसन, इन्होंने अभी 4 के 4 ओवर मेडन फेंक दिए। और किसके खिलाफ? जो पीएनजी पपुआ न्यू गिनी है उनके खिलाफ इनका मुकाबला था। हालांकि न्यूजीलैंड जो है वो T20 विश्व कप से बाहर हो गई है, लेकिन अंतिम मैच में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। सुपर 8 के मुकाबले अब धीरे धीरे शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं त्रिनिदाद में पपुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इन्होंने विश्व कप के मैच में चारों ओवर मेडन फेंके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और जो स्पोर्ट्स हैं वो चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो श्रुति वोरा जी बनी है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, अभी फॉर्मूला 1 की रेस हुई थी, मैक्स वर्स्टैपन ने इसको जीता है लगातार तीसरी बार। ठीक है, पिछले 3 बार के चैंपियन यही हैं। फ्रेंच ओपन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। जो मेन सिंगल का खिताब है वो कार्लोस अल्काराज ने जीता है। ये स्पेन के प्लेयर है, क्योंकि कभी कभी अब देश पूछ लेता है। वुमेन सिंगल्स का जो खिताब है वो ईगा स्वेटेक ने जीता है। ये पोलैंड की प्लेयर है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए।
ग्रैंड स्लैम आपको पता होगा, ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों के नाम देख लेते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, और एक होता है आपका यूएस ओपन। ये 4 आपके साल में ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं। बाकी अलग अलग मॉन्टे कार्लो वगैरह, एटीपी मास्टर्स, ये टूर्नामेंट चलते ही रहते हैं। हाल ही में जंगल की आग के कारण चर्चा में रहा मोरनी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा का एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, हम कह सकते हैं एकमात्र हिल स्टेशन है हरियाणा के, उस रेस्पेक्ट में ये चर्चा में था। और यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर देखिए नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, सूखी पत्तियां जो होती हैं उसमें भी काफी ज्यादा आग लग जाती है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स हाल ही में 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बीच भीषण जंगल की आग से जूझ रहा था। और ये जो ड्राई एरिया है पूरा ड्राई लैंडस्केप में पूरी फैल गई। अगर यहाँ पर बात करें, हरियाणा में विभिन्न पहाड़ियां और श्रृंखलाएं हैं जिनमें उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में पश्चिम हरियाणा से दिल्ली तक फैली हुई अरावली है। तो ये 2 मेन यहाँ पर पाई जाती हैं। पंचकुला में आपका मोरनी हिल्स, तो ये पंचकुला में स्थित है। और महेंद्रगढ़ में ढोसी हिल्स अपने विलुप्त ज्वालामुखी के लिए जाने जाते हैं। देखिए इसके अलावा और भी कुछ आइलैंड्स अभी चर्चा में है और कुछ जगह चर्चा में है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एक तो है आपका क्रेट आइलैंड, ये ग्रीस में स्थित है जो एजियन सागर है, ठीक है, एजियन सागर के साउथ में ये पड़ता है। और ग्रीस का सबसे बड़ा ये आइलैंड है या सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्यों चर्चा में था? अभी यहां पर एयरपोर्ट के लिए खुदाई की जा रही थी, उसी दौरान यहां पर लगभग 4000 साल पुराने पुरातात्विक अवशेष वहां के लोगों को मिले हैं, तो इस वजह से चर्चा में था। भूमध्य सागर में स्थित है। गार्डी सुब्डुक आइलैंड, देखिए ये पनामा में स्थित एक आइलैंड है, द्वीप समूह है। ये चर्चा में क्यों है? क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ का वाटर लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं या आइलैंड में रहने वाले लोग खतरे में हैं। इस वजह से पनामा की सरकार ने फैसला किया है इस पूरे आइलैंड को खाली कराने का। तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण चर्चा में था। इसके अलावा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य या बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में चर्चा में थी। यहां पर भी अभी फॉरेस्ट फायर या जंगल में आग लगी हुई थी, जिसके कारण यहां पर जो फायर वॉचर्स होते हैं जो निगरानी करते हैं जंगल में लगी आग की, उनकी पूरी गाड़ी में आग लग गई और 4 लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई थी। तो ये उत्तराखंड में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अलावा एक और चर्चा में है आग के कारण ही पेंटानल वेटलैंड, ये विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड है और ब्राजील, बोलीविया और परुग्वे, इन 3 देशों में यह पड़ता है। यहां पर भी अभी जंगल में लगी हुई आग के कारण यह चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड है, इसको याद रखिएगा, और यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा देखिए क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और फैक्ट बता देता हूं, दुनिया में जलवायु परिवर्तन की वजह से अपना सारे ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है वेनेजुएला। ठीक है, एक यहां पर ग्लेशियर है हमबोल्ट ग्लेशियर, इसको याद रखिएगा। हमबोल्ट ग्लेशियर आपके वेनेजुएला में ही स्थित है। इसको अब साइंटिस्ट ने ग्लेशियर मानना बंद कर दिया है क्योंकि इसका साइज 10 हेक्टेयर से कम हो गया है, और 10 हेक्टेयर से कम वालों को ज्यादातर साइंटिस्ट लोग ग्लेशियर नहीं मानते, और इसको अब आइस फील्ड यानी बर्फ के मैदान की संज्ञा साइंटिस्ट के द्वारा दी जा रही है। इसीलिए ये भी अब ग्लेशियर यहां पर नहीं है। इसी कारण कहा जा रहा है कि वेनेजुएला ने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। इसके हमबोल्ट ग्लेशियर को ला कोरोना, ठीक है, इस ग्लेशियर को भी इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर दोनों पूछे ला कोरोना या हमबोल्ट, तो वो वेनेजुएला में स्थित है। तो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में खबरों में रही फुनान टेक्नो नहर परियोजना किस देश से जुड़ी हुई है? तो देखिए ये कंबोडिया में डेवलप होने वाली एक नहर है जिसको चाइना कंबोडिया में डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट। चाइना का एक और डेवलपमेंट अभी चर्चा में है, चाइना म्यांमार में भी, ठीक है, म्यांमार की जो इरावाडी रिवर है उसके ऊपर एक डैम परियोजना शुरू करने वाला है। वैसे 2011 की यह परियोजना है, लेकिन विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया था। अब म्यांमार में मिलिट्री जनता या मिलिट्री शासन चल रहा है, तो वहां के जो रूलर हैं उन्होंने फिर से कहा है कि हम इसको रिवाइव करेंगे। इसका नाम है मित्सोन, ठीक है, मित्सोन डैम प्रोजेक्ट, इसको याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि मित्सोन डैम प्रोजेक्ट कहां पर है? ये म्यांमार में, चाइना डेवलप करेगा। अभी चर्चा है, अभी पूरा इसमें शुरू नहीं हुआ। फुनान टेक्नो आपकी कंबोडिया में चाइना डेवलप करेगा। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंबोडिया चीन द्वारा वित्त पोषित 180 किलोमीटर लंबी परियोजना फुनान टेक्नो नहर पर काम शुरू करने की योजना बना रहा है।
यह नगर तटीय प्रांत कैप को बासक सिटी से नदी के माध्यम से राजधानी बासक नदी के माध्यम से राजधानी नॉम फे से जोड़ेगी। तो पहला फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, राजधानी क्या है कंबोडिया की, नॉम फे है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के लिए वियतनामी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी। इसका उद्देश्य कंबोडिया की कनेक्टिविटी और व्यापार स्वायत्तता को बढ़ावा देना है। अगर बात करें कंबोडिया की, नीचे मैंने मैप लगाया है, देखिए ये जो है प्लैंड फुनान टेक्नो टनल यहां से लेकर यहां पर आपकी कैप सिटी है, इसको आपके फेनोम फे राजधानी से जोड़ेगा। ये आपकी मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर का डेल्टा बनता है वियतनाम में। बात करें कंबोडिया के बॉर्डर्स की, तो थाईलैंड से इसका बॉर्डर है, लाओस से बॉर्डर है और वियतनाम से ये बॉर्डर करता है। बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी है इसकी रियल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी चर्चा में क्यों है, भारत से कंबोडिया की सीधी फ्लाइट सेवा या पहली वायु सेवा भी, जो कंबोडिया में सीधे फ्लाइट्स हैं, अभी तक कनेक्टिंग फ्लाइट्स यहां पर जाती थी, अब सीधी फ्लाइट सेवा अभी शुरू की है, तो इस वजह से भी कंबोडिया चर्चा में है। कंबोडिया में एक बहुत फेमस हिंदू मंदिर भी है जिसका क्या नाम है, अंगकोर वाट, ठीक है, तो अंगकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में स्थित है, ये पूछता रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफी फैक्ट्स कंबोडिया से इतने बहुत हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा जैतकम तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है, तो जैतकम जो तीर्थ स्थल है ये छत्तीसगढ़ का एक तीर्थ स्थल है, और इसको देखिए यहाँ पर क्या है, ये गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में इनको काफी ज्यादा माना जाता है, उनकी जन्मस्थली इसके पास ही मानी जाती है। तो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय ने पवित्र प्रतीक जैतखंब के अपमान का हिंसक विरोध किया। सबसे ऊंचा जैतखंब छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में गिरोध गांव के पास गुरु घासीदास की जन्म स्थली पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अभी चर्चा में था जैतखंब। इसके अलावा कुछ और देखिए, अभी तीर्थ स्थल की बात हो रही है तो कुछ बता देता हूं। महारानी टेम्पल हमने कल भी देखे थे, महारानी टेम्पल कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। इसमें अभी आग लग गई थी जिसकी वजह से मंदिर ये नष्ट हो गया है। इसके अलावा खीर भवानी टेम्पल, ठीक है, खीर भवानी टेम्पल, ये आपका ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर माता रानी को खीर चढ़ती है, दुर्गा माँ के एक रूप में ये मंदिर स्थापित है, खीर ज्यादातर यहाँ चढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पर खीर भवानी मेला भी लगता है। एक आपका हिंगलाज माता मंदिर है, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा एक सीता अम्मन टेम्पल, ये श्रीलंका में स्थित है। तो ये कुछ अभी टेम्पल्स चर्चा में रहे थे। छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स अगर देखें तो झारखंड से बॉर्डर करता है, उत्तर प्रदेश से बॉर्डर करता है, मध्य प्रदेश से पश्चिम में बॉर्डर करता है, महाराष्ट्र से बॉर्डर करता है, तेलंगाना से बॉर्डर करता है, आंध्र प्रदेश से बॉर्डर करता है और उड़ीसा से बॉर्डर करता है। तो एक तरह से पूरी लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कोई भी इसका भाग समुद्र से टच नहीं करता, ये भी आप याद रखिए। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ बायोडाइवर्सिटी की, तो छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पूछता रहता है, तो उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व अगर आप देखेंगे तो ये पूरा मैप है टाइगर रिजर्व का। मैंने कहा था गुरु घासीदास को बहुत रिवर किया जाता है, उन्हीं के नाम पर देखिए यहाँ पर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व है, अचानक मार टाइगर रिजर्व है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। तो टोटल ये 4 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की बात करें वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क हैं, गुरु घासीदास संजय, दूसरा इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व भी है, तीसरा कंगेर वैली या कंगेर घाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी प्रश्न है। तो कंगेर घाटी या कंगेर वैली जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा देखिए छत्तीसगढ़ में आयरन ओर, ये बहुत पूछता रहता है। यहाँ पर कुछ लोहे की खाने हैं, तो 2 के नाम बता देता हूं, 2 बहुत ज्यादा पूछता रहता है। एक है डल्ली राजाहारा, ठीक है, डल्ली राजाहारा, ये आपकी दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहां पर पड़ती है। एक है आपकी बेलाडीला, बेलाडीला तो कम से कम 4 से 5 बार आपका मैचिंग में आ चुका है। बेलाडीला जो है ये दंतेवाड़ा में पड़ती है। तो ये आयरन से संबंधित 2 माइंस यहाँ पर हैं जो बहुत फेमस है। और बेलाडीला को कहा जाता है कि ये बहुत मैकेनाइज्ड है, हाईली मैकेनाइज्ड है, मतलब पूरा यहाँ पर जो ज्यादातर काम होता है वो मशीनों के माध्यम से होता है, हाईली मैकेनाइज्ड। तो इसको याद रखिएगा, ये कुछ छत्तीसगढ़ इस वजह से न्यूज में रहता है। आगे चलते हैं। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को चुना है, जिसमें स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय भी शामिल है। यह किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात के भुज में स्थित है। आपको पता होगा वहां पर बहुत भयानक भूकंप आया था, उसी की याद में यहाँ पर ये स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय बनाया गया है। और टॉप के
यूनेस्को ने 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालय चुने थे, उसमें इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के लिए 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को चुना है, जिसमें भुज का स्मृतिवन भूकंप स्मारक संग्रहालय भी शामिल है, तो इसको याद रखिएगा। वास्तुकला और डिजाइन के लिए यूनेस्को द्वारा इसकी घोषणा प्रतिवर्ष की जाती है। बात करें अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो पेरिस में स्थित है। इसके अलावा कुछ और जो अवार्ड्स अभी चर्चा में रहे उसका रिवीजन कर लेते हैं। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ये किंग चार्ल्स के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा दिया जाता है। आरती यूपी के बहराइच से ये संबंधित है, ठीक है, और मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है उसकी एक बेनिफिशियरी है, इनको ये अवार्ड अभी मिला है। संयुक्त राष्ट्रीय सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार ये मेजर राधिका सेन जी को मिला है। इसके अलावा ये जो दिया जाता है ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स द्वारा, ठीक है, पीस कीपर्स द्वारा ये दिया जाता है। इसके द्वारा एक और दिया जाता है डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल, ठीक है, डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल इनके द्वारा दिया जाता है। ये भारत के एक मरणोपरांत दिया गया है, धनंजय कुमार जी हैं, इनको डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार 2024 तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को दिया गया है, स्पेशली एस्ट्रोफिजिक्स में। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जो ट्रांसलेटेड उपन्यास होते हैं, ट्रांसलेटेड कहानियां होती हैं, उनको दिया जाता है। तो जैनी एर्पेनबेक ने जर्मन भाषा में इनका जो राइटिंग है वो है कैरोस, इस किताब को मिला है, ठीक है, कैरोस को, और इसको जो ट्रांसलेट किया है वो माइकल हॉफमैन ने किया है। तो हाफ हाफ ये अवार्ड बढ़ता है। तो इस बार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जैनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन को दिया गया है कैरोस बुक के लिए। निसार एक संयुक्त मिशन है। निसार क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को संयुक्त रूप से लॉन्च करने की अब देखिए तैयारी धीरे धीरे कर रही है। इसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है लगभग अपने अंतिम चरण में है और बहुत जल्द हमें इसका लॉन्च देखने के लिए मिलेगा। निसार नासा और इसरो के बीच पृथ्वी अवलोकन मिशन यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन होगा। इस पर पहला हार्डवेयर सहयोग है और एक अद्वितीय शक्तिशाली और अग्रणी उपग्रह है। 2 प्रकार के सिंथेटिक अपर्चर रडार को मिलाकर यह पृथ्वी की विकसित होती सतह की माप की पेशकश करेगा, जिसमें आपका बर्फ की चादरें हैं, ग्लेशियर हैं, आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स हैं, जंगलों और ज्वालामुखियों और भूकंप के दोषों को आसपास की भूमि में परिवर्तन शामिल है, इसके बारे में यह बताएगा। इसके अलावा कुछ और जो स्पेस मिशन अभी चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। प्री फायर मिशन ये अभी हाल ही में नासा के द्वारा न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया ट्विन सैटेलाइट मिशन है, यानी 2 सैटेलाइट्स इसमें लॉन्च किए गए जो पृथ्वी के पोल्स हैं या ध्रुव हैं उनका लगातार अध्ययन करेंगे और हमें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ में परिवर्तन आ रहा है उसका रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराएंगे। मैगलन मिशन ये काफी पुराना मिशन है लेकिन अभी न्यूज में बना हुआ था, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था वीनस ग्रह के अध्ययन के लिए। चांगे 6 मिशन ये चाइना का मिशन है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा की जो फार साइड है जिसको अभी तक पृथ्वी से नहीं देखा जा सका वहां पर इसने लॉन्च किया और वहां से सैंपल लेकर ये वापस आ रहा है। लूपेक्स मिशन ये इसरो और जाक्सा का जॉइंट लूनार मिशन है यानी चंद्र मिशन है। फुल फॉर्म क्या है? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन। आर्टेमिस 3 मिशन, इसके तहत अमेरिका फिर से अब चंद्रमा पर मैन्ड लैंडिंग कराने वाला है, यानी एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर ये भेजेगा। तो नासा के द्वारा मैन्ड लैंडिंग मिशन है। पेपी कोलंबो मिशन ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज स्पेस एजेंसी का मिशन है मर्क्यूरी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अब मिशन अभी चर्चा में थे। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी श्रेणी में बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए देवेंद्र कुमार जी को सम्मानित किया गया। 51 कहानियों का इनका एक समूह है बाल कहानियों का, उसको यह अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अगर अंग्रेजी भाषा के लिए आप देखेंगे तो नंदिनी सेन गुप्ता जी को दिया गया है उनके ऐतिहासिक उपन्यास द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसको दिया गया है इंग्लिश भाषा के लिए। और देवेंद्र कुमार जी को 51 बाल कहानियों के लिए दिया गया है। और अगर बात करें जो प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार होता है तो वो अंग्रेजी लेखिका वैशाली और हिंदी लेखक गौरव पांडे जी इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ और जो अवार्ड अभी चर्चा में रहे एक बार और देख लेते हैं। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024
तो भैया नल्ला मथु जी को दिया गया है। एक वाइल्ड लाइफ फिल्म फोटोग्राफ मेकर है। इसके अलावा बात करें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसके दौरान ये दिया जाता है। 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम ये नेत्रा गुरुराज जी को दिया गया है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड ये सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड कृष्ण प्रकाश जी को मिला है अभी। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 ये विलियन सुबैया जी को अवार्ड मिला है। यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये स्विट्जरलैंड के बर्गन स्टॉक में आयोजित किया गया है। भारतीय जो सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय में पवन कपूर जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड। इसके अलावा कुछ और जो मीटिंग्स अभी चर्चा में रही हैं वो देख लेते हैं। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल यानी JTFI की पहली बैठक ये थी, ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 सैन डिएगो USA में, ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन या दवाइयों की प्रदर्शनी इसको कहा जाता है। 33वां अरब लीग कॉन्फ्रेंस मनामा बहरीन में हुआ। अरब लीग की स्थापना 1945 में की गई है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कायरो या इजिप्ट में, मतलब मिस्र की राजधानी इजिप्ट, माफ कीजिए, इजिप्ट की राजधानी मिस्र में स्थित है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित की गई। 10वां विश्व जल मंच ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मामा एंड फाइंड्स अ होम नामक किताब किसने लॉन्च की है? तो ये आलिया भट्ट जी ने अभी बुक लॉन्च की है। इनका देखिए एक ब्रांड है पूरा क्लोथिंग ब्रांड। यह किताब उनके बच्चों के कपड़ों के ब्रांड एड ए ममा से प्रेरित है, जिसमें तन्वी भट्ट के चित्र हैं। इसके अलावा कुछ और जो बुक्स अभी चर्चा में रही हैं वो देख लेते हैं। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड ये अरविंद पनगड़िया सर की बुक है। एन एंकर्ड विजन करुमुत्तु टी कन्नन इनकी बुक है। इंडिया एंड द इंडियन ओशन वर्ल्ड ट्रेड एंड पॉलिटिक्स ये अशिन दास गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है बुक। अ फ्लाई ऑन द RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉल अल्पना किल्लावाला जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये अभी कुछ बुक्स हाल ही में चर्चा में। तो यही आज का हमारा पूरा करंट अफेयर्स का सेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।